सनत पटल के तहत पुस्तक परिचय कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इंदुकांत आंगिरस का अभिवादन स्वीकार करें। आज जिस पुस्तक का मैं परिचय देने जा रहा हूँ, इस पुस्तक का नाम है योगिनी और इसकी लेखिका हैं डॉक्टर नीता रानी। यह किताब उनकी आत्मकथा है, जो कि कुछ कहानी संग्रह कहानी के अलग-अलग किस्सों में उन्होंने बाँटी है। मुख्यतः किताब जो है 3 भागों में है। 3 उसके अ, 3 भाग हैं मैं कहूँगा, जिसमें कि मैं आपको बता दूँ कि पहला भाग जो है वो जुड़ा हुआ है उनकी जो प्रारंभिक विदेश यात्रा है उससे, वर्ष 1996 से जुड़ा हुआ है। और दूसरी जो भाग है वो उनका मातृत्व और मध्य संघर्ष, जो 2001 से लेकर 2003 के बीच की, जो उनके वि विदेश में रहते हुए अपने बच्चे का और उनका जो संघर्ष है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। और तीसरा जो भाग है, वो वर्ष 2016 से वर्तमान तक है। तो इन सभी भागों में से मैं कुछ-कुछ अंश आपको सुनाऊँगा, जिससे कि आपको लगेगा कि यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। यह पुस्तक एक अ, आत्मकथा के रूप में उन्होंने लिखी है, लेकिन अपने आप में यह एक पुस्तक एक बहुत ही मोटिवेशनल बुक है मैं कहूँगा, प्रेरणादायक है, अनुकरणीय है और अगर जीवन है तो संघर्ष है। इस बात को जो है ये सिद्ध करती है कि संघर्ष को किस तरह से जिया जा सकता है, किस तरह से योग के माध्यम से जीवन को जो है जिया जा सकता है। तो योगिनी के बारे में उन्होंने शुरू-शुरू में बताया है कि जैसा कि पुस्तक का नाम है योगिनी, तो उसके बारे में कुछ उनके उद्गार हैं कि बताया कि योगिनी कौन है? कि योगिनी केवल वह नहीं जो योग मैट पर बैठकर कठिन आसन करती है। कि वह स्त्री है जिसने जीवन के द्वंद्वों, सुख-दुख, मान-अपमान और बीमारी-स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाना सीखा है। जिसके भीतर सहनशीलता की गहराई है, पर स्वाभिमान की अडिगता भी है। दोस्तों, मैं सबसे पहले पुस्तक में तो पहले फ्लैशबैक के रूप में चल रही है। मतलब पहले 2016 वाला भाग है, लेकिन मैं सबसे पहले जो उनकी विदेश यात्रा है, उसमें से एक बहुत ही दिलचस्प इसमें गद्य में है ये पुस्तक, लेकिन बीच-बीच में कविताएँ भी बहुत सारी हैं। बहुत ही दिलचस्प 4 पंक्तियाँ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये सुनें आप। जब वो वाया लंदन जो है मेक्सिको जा रही हैं, तो उस यात्रा में उनके जो से प्रेरित होकर जो उन्होंने कविता लिखी है, एक मुक्तक है, 4 पंक्तियों का, वो देखें। कि मैक्सिकन चीज़ को बोला नमकीन पपीता, माँग लिया था सेब बात हुई जो रीता, माँग लिया था सेब बात हुई जो बीता, मैक्सिको उतरते शुरू हुई लड़ाई, चावल दाल के लिए मैं भी अड़ गई। अब दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ अंश उनके जो पहला भाग है पुस्तक का, उसमें से सिद्धि और सम्मान, पुनरुत्थान, किस तरह से उन्होंने अपने आप को दोबारा से खड़ा किया है। तो उसमें से कुछ अंश आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ये देखें आप। कि जीवन एक पहाड़ की तरह ही तो है, वो गहरा पानी हमारी यादें, पानी का नीला रंग हमारा सच, काले सांप हमारा डर, कटु अनुभव वो लोग जिन्हें हमने कभी बुलाने की कोशिश की थी, किनारे पर खड़े वो लोग जो मदद करने के लिए खड़े थे, जो जीवन के सकारात्मक क्षण हैं। और एक बहुत सुंदर कविता इसी में है, ये सुने आप। कि ना वो रात गुलाबी थी, ना उसमें कोई उम्मीद की लाली, मेरे सामने खड़ी थी एक रात जो सिर्फ और सिर्फ थी काली, जो रंग जो कल तक ख्वाबों को सजाते थे, आज ढल चुके थे उस स्याही में, जो मुझे निगलना चाहते थे। कवित्री लिखती है, लेखिका लिखती है
कि जब सारे रंग एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और सिर्फ काला रंग बचता है, तभी मनुष्य अपने भीतर की असली ज्योति को पहचान पाता है। अनंत अंधकार का उदय हो चुका था। और एक जगह देखें आप, उस अ, उस काली सड़क के बारे में, उस निराशा के क्षणों में कवित्री कैसे लिखती है कि वो काली सड़क मेरे विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण की परीक्षा थी। हाँ, ये देखें, ये पंक्तियाँ कि उस रात सड़क सुनसान थी और मेरा मन एक खाली रेगिस्तान, जहाँ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, अब कहाँ? पर इस भयानक वीराने में नई शक्ति जन्म ले रही थी, क्योंकि जब सब कुछ खो जाता है, तभी स्वयं को पाने का संघर्ष आरंभ होता है। कोई ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ता है। मैंने आज ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दिया था। मैंने आज ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दिया था। अ, कार की हेडलाइट्स सिर्फ 100-200 फीट तक ही देख सकती है, लेकिन वही रोशनी हमें हजारों किलोमीटर का सफर करा देती है। तो कितना गहन अनुभव, कितनी गहन अनुभूति, और इस किताब में देखने को मिलती है हमें जगह-जगह। ये देखें कुछ पंक्तियाँ, मैं आपको सामने और रखता हूँ। ये पंक्तियाँ देखें कि जब एक दूसरी सिटी में, दूसरे घर में वो लेखिका जा रही है, तो इन शब्दों को देखें कि गॉड सिटी की ओर बढ़ता मेरा हर कदम मेरी आज़ादी का पहला शंखनाद था। मेरा मोह भंग हो चुका था और मेरा भ्रम टूट चुका था। मैंने संकल्प लिया कि अब मैं एक नाम नहीं, एक पहचान बनूंगी। अब मैं अपनी शक्ति को दूसरों की स्वीकृति में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति में ढूंढूंगी। मैं वापस नहीं मुड़ूंगी, क्योंकि मेरी मंजिल मेरा आत्मसम्मान है। जिस नीड़ का निर्माण मैंने किया था, उसे मैं तोड़ आई थी। ये पंक्तियां देखें कि जब जीवन में कटाक्ष सहने की सहनशीलता आने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि हम विवेकवान हो रहे हैं। कटाक्ष सहने की सहनशीलता वह नींव है जिस पर मजबूत चरित्र खड़ा होता है। यह एक योगी की तटस्थता होती है। ऐसे बहुत से प्रेरणादायक पंक्तियां आपको इसमें मिलेंगी, और जो कि ये सिद्ध करती हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन किताब है और इस पुस्तक को हमें पढ़ना चाहिए, जो कि एक मोटिवेशनल पुस्तक है, प्रेरणादायक पुस्तक है, और टूटे हुए, डिप्रेशन में गए हुए लोगों को, हारे हुए लोगों को एक रोशनी प्रदान करती है। कई जगह बहुत अच्छे मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। ये देखें कि व्यापार के बारे में लेखिका लिख रही है कि मिली तो रोजी, नहीं तो रोजा वाली मुहावरों का इस्तेमाल किया है उन्होंने अपनी बात कहते हुए। और पढ़े फारसी बेचे तेल, ये सब मुहावरे उन्होंने अपने बीच बीच में इस्तेमाल किए हैं। और एक आचार्य शिव पूजन सहाय की पुस्तक भग जोगिनी से एक पंक्ति उन्होंने कोट करी है कि अमीरी की कब्र पर उगी हुई गरीबी की घास बहुत जहरीली होती है। विवेकानंद जी को कोट किया है कि पन्नों के सिद्धांतों से कहीं श्रेष्ठ है रत्ती भर का अभ्यास। और यहीं से जो है कवित्री जो है, लेखिका जो है, वो उसका जो है अ, बदलती है, उसका जीवन बदलता है, और वो अ, योग को सीखती है और योग के ज़रिए अपने स्वास्थ्य को भी ठीक करती है, और उस स्वास्थ्य से, उस योग के ज़रिए वह जो है सिर्फ़ खुद को ही, अपनी ही सेहत ठीक नहीं करती, बल्कि और कई लोगों को योग सिखाती है। और इसीलिए ये पंक्तियाँ देखें उनकी कि स्वस्थ होंगे तभी हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, और स्वस्थ समाज ही स्वस्थ देश की नींव रखता है। आइए हम नारी शक्ति स्वस्थता की मंगल यात्रा से योग के द्वारा स्वस्थ परिवार, समाज और देश का निर्माण करें, और एक नए भारत की नींव रखें, जहां स्वस्थता किसी दवा की मोहताज नहीं, बल्कि स्वयं के पुरुषार्थ का परिणाम है। रोगिणी से योगिनी तक की यात्रा को वो दर्शाती हैं कि किस तरह से वो काफ़ी बीमार हो गई थी। उनमें कई चीज़ों की कमी हो गई थी उनके शरीर में, जो कि उन्होंने एलोपैथिक दवाइयों से नहीं, बल्कि
योग की ताकत से, योग के ज़रिए जो है खुद ठीक करी हैं और वो एक सर्टिफ़ाइड योगा टीचर हैं और उन्होंने बहुत सारे उनके जो है स्टूडेंट्स रहे हैं जिनको उन्होंने योग सिखाया है। एक जो इसका दूसरा स्तंभ है, जो दूसरा भाग है इस किताब का मातृत्व और मध्य संघर्ष, वो उनके बेटे की यादों से जुड़ा हुआ है। जबकि वो शिकागो में रह रही थी। उनके शिकागो प्रवास के दौरान की ये इसमें किस्से हैं। तो उसमें एक बड़ा दिलचस्प किस्सा ये है कि वो अपनी एक पार्किंग के सिलसिले में एक किस तरह से एक चर्च के फादर से जो है उसको ये इस बात के लिए कन्विंस करती हैं एक भारतीय होते हुए कि वो अ पैसा देके पार्किंग लेना चाहेंगे, ना कि डोनेशन देके उसकी पार्किंग लेना चाहेंगे। ये पंक्तियाँ देखें कि फ़ादर आप मुझसे महीने का किराया ले लीजिए, जो भी आपको उचित लगे। मेरे पति की मेहनत की कमाई से मैं हमारी गाड़ी खड़ी करने का शुल्क दे सकती हूँ, लेकिन मेरी आस्था का सौदा करके डोनेशन के नाम पर कोई दिखावा नहीं करूँगी। इससे पता लगता है कि लेखिका जो है कितनी खुददार है, स्वाभिमानी है और ऐसा ही एक किस्सा जो एक जब वो अपने बच्चे का दाखिला कराने जाती है शिकागो के किसी क्रिश्चियन स्कूल में, तो वहाँ भी उसको उसके फादर को कन्विंस करती है कि क्यों नहीं जब बच्चा जो है पढ़ाई जो है सबके लिए एक सी होती है। तो यहाँ पे ये देखें, ये पंक्तियाँ देखें कि ये पंक्ति यहाँ बल्कि कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं कि शहर शिकागो ठंडी हवाएं मम्मा का हाथ पकड़े वो जाए बड़े से म्यूजियम में हुआ दाखिल डायनासोर देखकर हुआ वो कायल देखो मम्मा कितना बड़ा है ये उसकी आंखों में ताज्जुब का मेला है ये ना डर है ना रोना बस खुशी की लहर उसके बचपन का ये सबसे हसीन पहर वो नन्हे कदम वो भोली सी बातें याद रहेंगी सदा ये शिकागो की रातें डायनासोर की हड्डियां और उसका वो शोर मम्मी की जान और उसके दिल का चोर बहुत ही सुंदर बीच-बीच में उन्होंने कविताएँ भी कोट करी हैं अपनी, कविताएँ भी लिखी हैं और इसी सिलसिले में मैं आपको कि तो उन्होंने वहाँ भी उस प्रिंसिपल को क्रिश्चियन स्कूल के प्रिंसिपल को कन्विंस किया और अपने बच्चे का दाखिला वहाँ कराया। इससे उनकी जो लेखिका की जो स्वाभिमान है, उनका आत्मविश्वास है, वो उजागर होता है और यह बहुत ही शिक्षाप्रद है, बहुत ही अनुकरणीय है, बहुत ही प्रेरणादायक हैं उनके जो किस्से हैं इसमें। और फिर वो एक और उनका इसी में एक कविता है बहुत सुंदर कविता है जो कि उनके बच्चे के चलने से जब बच्चा पहली बार चलता है उससे जुड़ी हुई है। ये देखें आप कि अ, मेरा बेटा दौड़ पड़ा था खुशियों के उस झूले में ना डर था, ना था डर अब गिरने का, ना भारी वजन का था रोना। बस एक परिंदे के संग था, हर एक पल का पिरोना। वो कहता था डक डक, वो करता था कक कक। सीगल ने दिया उसे खुलकर जीने का हक। डॉक्टर की बात सच हुई, कुदरत के उस मेले में मेरा बेटा दौड़ पड़ा खुशियों के झूले में। ये पहली बार जब बच्चा चलता है, तो माँ का जो संवेदनाएँ होती हैं, जो उसकी भावनाएँ होती हैं, वो कितनी प्रखर होती हैं और इसी से जुड़ी हुई मुझे याद आती है हंगेरियन कवियत्री काफ़्का मार्गित की एक कविता है पैती के यार, जिसका अनुवाद मैंने हिंदी में किया है। वो भी इसी भावना से जुड़ी हुई कि किस तरह से जो पेतर है जब पहली बार चलता है, तो उसे क्या-क्या अनुभव होता है माँ को, क्या-क्या वो किन-किन भावों से वो गुज़रती है। तो बहुत ही सुंदर ये पुस्तक है दोस्तों और मैं चाहूँगा कि यह सिर्फ़ एक आत्मकथा नहीं है बल्कि एक बहुत ही मोटिवेशनल इसमें किस्से हैं जगह-जगह और योग की जो ताकत है, जो उसकी शक्ति है, उसको भी ये प्रदर्शित करती है। तो अ, इस पुस्तक को आप ज़रूर पढ़ें क्योंकि यह आपके जीवन को भी बदल सकती है, नई दिशा दे सकती है। विशेष रूप से वो लोग जो जीवन में हताश हैं, निराश हैं, किसी भी बात से परेशान हैं, इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो ज़रूर उनकी नैया पार हो जाएगी। मैं एक बार बहुत बधाई देता हूँ डॉक्टर नीता रानी को, उनकी इस पुस्तक योगिनी के लिए, जो कि रोगिणी से योगिनी तक का सफ़र बताती है। शुक्रिया और ज़रूर इस वीडियो को साझा करें अधिक से अधिक लोगों से, अधिक से अधिक लोगों तक। अभी आप सुन रहे थे योगिनी का परिचय
इंदुकांत आंगिरस से।